हेलो स्टूडेंट्स और किसान भाइयों। मैं डॉक्टर आर बी गौड़। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्लांट पैथोलॉजी ट्यूटोरियल्स पे। हम सरसों में लगने वाले तना सड़न के रोग के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले 4 कड़ियां मैं प्रसारित कर चुका हूं इस रोग के संबंध में। पहले भाग में मैंने आपको रोग का परिचय, महत्व के बारे में, दूसरे भाग में मैंने आपको रोग की पहचान, लक्षण के बारे में, तीसरे भाग में रोग का रोगजनक, होस्ट रेंज और डिजीज साइकिल के बारे में, और चौथे भाग में मैंने रोग के एपिडेमियोलॉजी यानी महामारी विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज की कड़ी अंतिम कड़ी है, 5वीं कड़ी। इस कड़ी के अंदर मैं आपको इस रोग के प्रबंधन के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में पूरी जानकारी दूंगा, जिसको अपनाकर आप सुचारू रूप से रोग की रोकथाम कर सकें। देखिए, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट या एकीकृत रोग प्रबंधन तना सड़न रोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि डिजीज ये है सोयल बोर्न है, यानी मृदा जनित है, और मिट्टी में स्कलेरोसा के द्वारा या बिजाई करते समय बीज के साथ स्कलेरोसा मिलकर जमीन में जाते हैं, उसके द्वारा ये जमीन में सरवाइव करती है। और दूसरी खास बात यह है कि ये रोगजनक जो है बीमारी का स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटोरियम, ये पॉलीफेगस है, यानी बहुभक्षी है। तो सरसों के अलावा बहुत से खरपतवारों पे और फसलों पे पनपता है। इसलिए अगर एक बार ये खेत में स्थापित हो गया तो इस रोग की रोकथाम बहुत मुश्किल है। इसलिए इसकी रोकथाम हमें बहुत समझदारी से करनी पड़ेगी। सिर्फ फफूंदनाशी के मान के चलें, उनको लेके चलें, वो विचार भी सही नहीं है, क्योंकि फफूंदनाशी ज़्यादातर महंगे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके प्रयोग से स्वास्थ्य को और पर्यावरण को नुकसान होता है। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए हमारी कि एकीकृत रोग प्रबंधन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए हम राज्य के कृषि विश्वविद्यालय, उस क्षेत्र का कृषि विभाग और अनुसंधान केंद्र और साथ ही शिक्षित किसानों से मिलके एक समन्वित टीम बनाएं और इस टीम के द्वारा गांव लेवल पर एकीकृत रोग प्रबंधन की प्रक्रिया अपनाएं, तभी इस रोग की रोकथाम आसानी से हो सकती है। अब आईडीएम की बात करें, यानी कि एकीकृत रोग प्रबंधन की बात करें, देखिए इसके 6 घटक हैं। पहला घटक है इसका नियमित निगरानी, यानी मॉनिटरिंग, ठीक है। दूसरा है इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी शस्य क्रियाएं विभिन्न तरह की। तीसरी इसका जो घटक है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जैविक उपचार, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल। चौथा इसका घटक है वो है यांत्रिक नियंत्रण, यानी मैकेनिकल कंट्रोल। और उसके बाद आता है जुडिशियस यूज ऑफ फंगिसाइड, यानी सावधानी पूर्वक और जरूरत पड़े तभी फफूंदनाशियों का उपयोग। और अंत में क्या होगा कि रोग प्रतिरोधी या रोग सहनशील किस्मों का चुनाव, उनकी बुआई करने से, ठीक है। ये इसके मेन घटक हैं एकीकृत रोग प्रबंधन के। अब बात करते हैं हम सबसे पहले रोग की निगरानी के बारे में, यानी डिजीज मॉनिटरिंग के बारे में। देखिए, डिजीज मॉनिटरिंग जो है वो आईडीएम का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि निरंतर मॉनिटरिंग से, निगरानी से, सर्वेक्षण से, पर्यवेक्षण से हम उस बीमारी के हॉट स्पॉट का पता कर सकते हैं सर्विलेंस के द्वारा। और इस मॉनिटरिंग टीम में हमें शामिल करना चाहिए विलेज लेवल पे अगर स्काउट्स हैं आपके पास, या राज्य सरकार से जो कारिंदे हैं, कृषि विभाग के जो सुपरवाइजर हैं,
उनको मिला के आप टीम बनाएं और उसी स्तर पे वो टीम अपने स्तर पे जगह जगह जाके मॉनिटरिंग करे और इस डिजीज की आपको सूचना दे। देखिए, इस बीमारी का जो प्रकोप है फरवरी माह में दिखाई देना शुरू होता है, तो मॉनिटरिंग भी आप फरवरी के मध्य से शुरू करें। और प्रारंभिक चरण में आप सबसे पहले इस रोग के जो सह पोषक पौधे हैं यानी कोलेटरल होस्ट हैं, खासकर कौन से, बथुआ चिनोपोडियम, पालक बीटा वल्गेरिस, वेराइटी बेंगालेंसिस, इन पर ध्यान रखें क्योंकि इन पे ये लाजमी तौर पे आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि बहुपक्षी है तो उसको देखते हुए पत्ता गोभी, फूल गोभी, तोरी, विभिन्न प्रकार की तोरी मिल जाए आपको, सरसों है और मटर है, सूरजमुखी है, गाजर है, इन पे भी पनप सकता है। तो इन पे भी आप निगरानी रखें और इनका जो अगर आपको मिलता है तो वो नोट करके आप निगरानी के अंदर इसको रखें। दूसरा घटक है इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस। इसके अंदर विभिन्न तरह की आप में जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हैं, शस्य क्रियाएं वो होती हैं। पहली बात यह है कि गर्मी के मौसम में आप खेत की गहरी जुताई करें। उससे क्या होगा, इसका लोशा जो दबे हैं बाहर आएंगे और गर्मी की तपत से, सूरज की रोशनी से वो खत्म होंगे। दूसरा इसका खास बात है फसल चक्र अपनाना। लेकिन फसल चक्र में आप हमेशा वही फसल इंक्लूड करें जो इस रोग के लिए गैर अतिथेय हैं, यानी जिनमें कि ये रोग नहीं लगता है। जैसे कौन सी, गेहूं है, जौ है, धान है और मक्का, तो इनको शामिल करें आप फसल चक्र में। और फिर है स्वस्थ प्रमाणिक बीज को ही बुआई करें आप, यानी प्रमाणित संस्था से बीज लेने आप, उसकी बुआई करें आप। अब आते हैं उर्वरक पे। इसमें उर्वरक में कौन कौन से ध्यान रखना आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर। नाइट्रोजन 60 किलो और सल्फर 40 किलो, पोटाश 40 किलो, फॉस्फोरस 40 किलो प्रति हेक्टर की दर से आप सरसों में काम में लें। फिर अब बुआई का समय। देखिए, सरसों में बुआई का समय 15 अक्टूबर से लगा के 31 अक्टूबर तक सही माना जाता है इस बीमारी को देखते हुए। वैसे क्षेत्र विशेष की स्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर यह समय उपयुक्त माना जाता है जिससे कि बीमारी कम आती है। फिर है खेत के अंदर जो पौधों की संख्या यानी प्लांट पॉपुलेशन है वो सही रखना, यानी आपको बीज की मात्रा उतनी डालनी है जितनी की सिफारिश की गई है, जिससे कि ज्यादा बीज नहीं उगे। और ज्यादा बीज उगने से क्या होगा, फसल गहरी होगी और उससे क्या होगा कि वहां का जो माइक्रो क्लाइमेट है उस क्षेत्र का, उस खेत का बदलेगा, पानी खड़ा होगा, नमी बनेगी और माइसीलियम को पनपने में ये सहायता करते हैं। कतार से कतार की दूरी वो भी आप सही रखें आप, और कोशिश करें कि तना और जड़ का संपर्क, पत्तों का संपर्क नहीं हो सके। यानी ऐसा नहीं कि पत्ते जो हैं वो लटक के जमीन पे टच हो रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहां की मिट्टी से जो है इनोकुलम पत्तों तक आ जाता है। ठीक है। फिर है चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, जैसे बताया था चिनोपोडियम है, बथुआ है, इन पे आप नियंत्रण रखें, इनको नष्ट कर दें इनको। और फिर सिंचाई बहुत इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप सिफारिश के अनुसार सिंचाई करते हैं तो सरसों में 2 सिंचाई से मैक्सिमम 3, हद से 3 आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो सिंचाई को भी आप कम रखें जितनी सिफारिश की गई, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी, नमी बनेगी ज़्यादा सिंचाई से। उसके बाद आता है तीसरा घटक आता है, वो है यांत्रिक नियंत्रण यानी मैकेनिकल कंट्रोल। इसमें पहला तो ये है कि पूर्ववर्ती फसल यानी इससे पहले जो फसल कटाई की थी आपने पिछले साल, उसके जो अवशेष बचे हुए खेत में वो इकट्ठा करके आप या तो जमीन में गाड़ दें या जला दें। जमीन में गाड़ना भी ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि या तो बहुत गहरा गाड़ें उसको
अन्यथा बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनको आप इकट्ठा करके जला दें। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है खेत में कि आपके खेत में जो पौधा सबसे पहले पकने लगे तो मान के चले कि उसमें तना गलन के लक्षण आने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसे पौधों को उखाड़ के नष्ट करते रहें बीजाणु बढ़ने से पहले, अन्यथा एक बार इसका लोशा बन गया फिर रोग की रोकथाम थोड़ा मुश्किल हो जाती है। और फिर कटाई के समय स्थिति ये होती है कि जो स्कलोशिया होते हैं वो बीज के साथ मिलके स्वस्थ बीज की जो क्वालिटी है उसको खराब करते हैं। उसके लिए आप या तो आप मैकेनिकल तौर पे हाथ से स्कलोशिया अलग कर रहे हैं आप, या विनोर से अलग कर रहे हैं आप, या विभिन्न तरह की छलियां आती हैं जिनको काम में लेके आप स्कलोशिया जो बीज के साथ मिलके आ गए हैं या उसके कण आ गए स्कलोशिया के, उनको आप अलग करें। तो ये यांत्रिक नियंत्रण हुए। ठीक है। चौथा है इसका जैविक नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल। देखिए गंगानगर के अंदर हमने 6-7 साल तक इसके कंट्रोल के लिए बहुत प्रयोग किए बायोलॉजिकल कंट्रोल पे, और जो सिफारिशें हमने इसके नियंत्रण के लिए दी बायोलॉजिकल कंट्रोल की, वो ना सिर्फ विश्वविद्यालय स्तर पर बल्कि राज्य सरकार के स्तर पर और अंत में एनसीआईपीएम स्तर पर भी उनको माना गया। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारी सिफारिश थी, उसमें पहला था मृदा उपचार, यानी कि आपको सोयल ट्रीटमेंट करना है। उसके लिए बायोजेंट या तो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम या ट्राइकोडर्मा विरिडी दोनों का काम मिल सकते हैं। 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप ट्राइकोडर्मा लें, उसमें 50 किलो गोबर की खाद मिलाएं और दोनों को मिला के बुआई से 15 दिन पहले अपनाएं प्रक्रिया, और एक छाया वाली जगह में उसको रखें और हफ्ते बाद उसको कस्सी से या फावड़े से मिलाते रहें। जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो उस वक्त बिजाई से पहले इस मिश्रण को प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला के आप फिर बिजाई करें खेत में। ठीक है। ये मृदा उपचार हो गया। बीज उपचार करना है आपको। बीज उपचार के लिए यही 2 बायोजेंट काम मिल सकते हैं, या तो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम या ट्राइकोडर्मा विरिडी। दोनों में से कोई भी हो, इनकी मात्रा 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से रखें आप। खड़ी फसल में अगर यह रोग आता है तो उसके लिए आप इन दोनों बायोजेंट में से किसी का भी आप पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। उसकी जो मात्रा होगी वो होगी 0.2% यानी 0.2%, यानी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम या 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसको मिला के आप छिड़काव करें। लेकिन ये छिड़काव आपको कब करना है? रोग के दिखाई देते हैं छिड़काव शुरू करें आप, और 20 दिन के अंतराल पर आप 2 छिड़काव कर दें, तो इस रोग की रोकथाम आपको आसानी से हो जाएगी। और तीसरा जो है अंत में, वो है इसमें रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन जो है वो सही मायने में फूल अवस्था पे केंद्रित है, यानी इसका जो मुख्य सिद्धांत है वो है फूल पंखुड़ी चरण पे छत्र पे नमी देखते हुए छिड़काव करें आप। ठीक है। बहुत जल्दी अगर आपने छिड़काव कर दिया या बहुत देर से किया तो उसका ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब कौन कौन से फफूंदनाशी आप काम में ले सकते हैं? 3 फफूंदनाशी हैं इसके लिए जो कि विभिन्न स्तर पर इसकी सिफारिशें की गई हैं। प्रोपिकोनोजोल है, हेक्साकोनोजोल है या कार्बेंडाजिम है। अगर आप प्रोपिकोनोजोल यूज करते हैं 25% एसी का, तो उसकी मात्रा 0.1% होगी, यानी 1 लीटर में 1 ग्राम। इसके 2 छिड़काव आपको करने हैं फसल पे। पहला छिड़काव कब करना है? 30% फूल बनने की अवस्था पर। आमतौर पे बिजाई के 70 दिन बाद करीब करीब ये अवस्था आती है जब फसल में 30% फूल बनते हैं। दूसरा छिड़काव आपको करना है 50% फूल बनने की अवस्था पर। यह अवस्था कब होगी? करीब करीब 85 दिन के बाद बुआई के आप छिड़काव करें। आप 2 छिड़काव से आप आसानी से इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं।
3 छिड़काव का और 2 छिड़काव का कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2 छिड़काव में ही आप इसका रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल की भी कुछ सिफारिशें आई हैं। उसके अगर आप उसको यूज़ करते हैं, काम में लेते हैं, तो उसकी मात्रा होगी 0.05% कैसे छिड़काव करें आप। उनकी सिफारिश के अनुसार 45 और 60 दिन, ये 2 दिन है। पहला छिड़काव 45 दिन पे बुआई के बाद और दूसरा छिड़काव 65 दिन बुआई के बाद करें आप, तो इस रोग की रोकथाम हो सकती है। और कार्बेंडाजिम अगर काम में लेते हैं आप, तो कार्बेंडाजिम आप बीज उपचार कर सकते हैं, आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं इसकी, या आप पत्तियों में छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको बीज उपचार करना है तो 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इधर रखें आप। अगर आपको ड्रेंचिंग करनी है तो उसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आपको वही ड्रेंचिंग करनी है जो कि पौधे रोगग्रस्त हैं, ठीक है। और खड़ी फसल में अगर रोग आता है तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, ठीक है। अब इसके अलावा जो सही उपाय, एक और सस्ता उपाय है अगर संभव हो सके आपसे, तो वो है रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई या सहनशील किस्म की बुवाई। देखिए, अभी तक ऐसी कोई किस्म सरसों की नहीं मिली है जिसमें कि रोग बिल्कुल ही नहीं आता हो। प्रतिरोधी किस्में हैं, सहनशील किस्में हैं, आप उनका चुनाव करें। तो उसमें जो इनकी जो वैरायटीज की जो लिस्ट है रोग प्रतिरोधी भी, उसमें NRCDR 2 है, NRCDR 601 है, ब्रिजराज है, यानी उसका नाम है जो DRMR-IC 16-38 है, या राधिका है वो DRMR 217 2017-15 है। ये किस्में में रोग प्रतिरोधी मानी गई हैं, इसकी आप बुआई करें। अगर आप अनुसंधान कार्य पे इस काम में कर रहे हैं तो आपको ऐसी जर्म प्लाज्म लाइन चाहिए आपको जिसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो। तो उसके लिए जो सिफारिश की गई हैं वो लाइनें हैं जर्म प्लाज्म की, वो RH 1222-28, EC 597328, WR 2035 और DRMR 360। ये जर्म प्लाज्म लाइन है जो कि आप अपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए काम में ले सकते हैं, वैरायटीज बनाने के लिए। लेकिन सही मायने में मेरी सलाह ये है कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करने से पहले आप अपने क्षेत्र के जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि विभाग है या कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहां से संपर्क कर इन किस्मों का पता करें, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए किस्मों की सिफारिश अलग अलग ढंग से की गई है, ठीक है। तो आप उनसे संपर्क करके आप वो किस्में लें, उनकी बुआई करें। तो आज इस 5वीं कड़ी में स्क्लेरोटिनिया ट्रांसप्लांट की मैंने पूरी जानकारी आपसे पूर्ण रूप से दे दी है 5 किस्तों में। आशा है स्टूडेंट्स को, जो पौध रोग विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस जानकारी से अपनी कृषि शिक्षा में उपयोगी जानकारी मिली होगी। और किसान भाई मेरे इस लेक्चर से, जो कि 5 किस्तों में था, रोग की बारीकियों को और उसको पहचानने में आसानी होगी उनको, और अंत में आप उसको किसान भाई इस जानकारी को ध्यान रखते हुए अपनी फसल का बचाव इस रोग से आसानी से कर सकेंगे। आशा आपको सबको जानकारी अच्छी लगी होगी, ये उपयोगी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरा भाई, तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल प्लांट पैथोलॉजी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।